आपदाएं कहकर नहीं आती, लेकिन देखा गया कि आपदाओं के रोकथाम और सुरक्षा बचाव तमाम मामलों में हमारा तंत्र बुरी तरह विफल हो जाता है। हल्की बारिश भी पोल खोलकर रख देती है, पुल सड़क सब कुछ धराशायी हो जाते हैं। इसके चलते बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, जैसे खनन प्रक्रिया, अतिक्रमण, गुणवत्ता मापदंडों की अनदेखी हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। अजब है कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में कहीं भी आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं है। इसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे आज जानेंगे कि वास्तव में इसके पीछे की कहानी क्या है। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब मानसूनी बारिश डराने लगती है। आपदाओं ने पूरे उत्तराखंड में एक तरह से कहर बरपा रखा है। रानी पोखरी का पुल ध्वस्त हो गया। पिथौरागढ़ जिले के एक गांव में बादल फटा और इलाके को तहस नहस कर गया। दून से पौड़ी के किसी गांव में जाना हो तो कोटद्वार होकर जाना पड़ रहा है। कुमाऊं गढ़वाल हर जगह मार्ग टूटे हुए हैं, पुल खस्ता हाल में है। प्राकृतिक आपदा मानो राज्य की नियति हो चुकी है। बेशक प्राकृतिक आपदा को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्राकृतिक आपदा से पहले की और बाद में बचाव सुरक्षा कार्य के लिए एक ठोस तैयारी की अपेक्षा रहती है। लेकिन देखा जाता है कि प्राकृतिक आपदा के आते ही कई सड़क, पुल, सरकारी भवन पुश्ते धराशाही हो जाते हैं। सब कुछ अस्वस्थ होने लगता है। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र में भी पहाड़ों की तरह प्राकृतिक आपदा का असर देखा जा रहा है। दून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। ये बात साफ दिख रही है कि प्राकृतिक आपदा अपनी तरह से नुकसान पहुंचाती ही है, लेकिन लगातार हो रहे खनन, अतिक्रमण और काम की गुणवत्ता न होने से ये नुकसान बड़े पैमाने पर दिखता है। जिस तरह से खनन हो रहा है उससे पुलों का दरकना स्वाभाविक। जिस तरह मार्ग बनाने में खराब सामग्री का उपयोग होता है और गुणवत्ता की जांच के लिए मापक नहीं होते, उससे ठोस काम नहीं होते। शहरों में अवैध बस्तियां खड़ी हो रही हैं। शहर बस्तियों में भी जल की निकासी के प्रबंध ठीक नहीं है। शहर कस्बों में बाढ़ का पानी आने से कह सकते हैं कि हमारी प्लानिंग ही फेल नहीं होती, बल्कि हमारा तंत्र भी फेल रहता है। सरकारी स्तर पर जिनसे काम काज कराए जाते हैं उन्हें ना तो पब्लिक की परवाह होती है और ना उनके मन में किसी तरह का खौफ होता है। गजब ये है कि राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की भरमार रहती है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में जो मुद्दा सबसे अहम है उस पर कोई रुझान नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ रविंदर सिंह आनंद जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ करण कपूर है, समाज सेवी हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ दिनेश जोयल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दिनेश जोयल जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार बहुत सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। आज जो स्थिति है दिनेश जी, आपदा हर बार आती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपदा कोई एक सरकार के समय आई और उस पर हमने आरोप लगा दिया। आपदा हर सरकारों के समय आई है। हम तो कह रहे हैं जब से उत्तराखंड है तब से भी और उससे पहले से भी आपदाएं आई। उन आपदाओं के कारण लोगों के अंदर जब पहले आती थी तो ये लगता कि उत्तराखंड अलग थलग पड़ा है, और इसलिए उत्तराखंड की मांग हुई कि नहीं, हम अपने तरीके से उत्तराखंड को बनाएंगे और यहाँ पर वास्तव में जो विकास होना चाहिए उस विकास को करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड भी बना। उसके बाद भी स्थिति ऐसी है जैसी उत्तराखंड बनने से पहले थी, खासकर अगर हम आपदाओं की बात करें। लेकिन आप देखेंगे जोयल जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब पार्टी का एक एजेंडा आता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन आपदा कहीं भी प्रमुख मुद्दा नहीं होता कि हमारी इस बार की प्राथमिकता आपदा है। और उस आपदा के अंदर यह मान लिया जाता है केवल बारिश आई तो सड़क टूट गई या बारिश आई तो पुल टूट गया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानियां हैं जिसे लेकर रोज आजकल बात हो रही है, चाहे वो खनन की बात हो और चाहे वो उस प्लानिंग की बात हो कि सड़क किस तरीके से जाएगी, उसके अलावा जो नाले गदेरे हैं उनके अतिक्रमण की बात हो, कोई बात ही नहीं करता। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? संजय जी, उत्तराखंड में दरअसल पिछले 4-5 सालों में जो विकास, अंधे विकास की जो बयार बही है, वो उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इस बार इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही आंसू बहा रहे हैं और
कोशिश तो ये है कि जो अंधे हैं उनकी आंखें धुल जाएं, लेकिन उसके साथ साथ में सड़कें पुल सब धुल के बहते चले जा रहे हैं। दरअसल ये जो नेक्सस है ना नेताओं का, इंजीनियरों का और अफसर, उस नेक्सस ने जो विकास नाम का जो ये हवा खड़ा किया है और जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने बिछाए हैं, ये पिछले 4-5 सालों का इतिहासकार कर ऐसा है कि ये विकास नहीं है, ये आने वाले कई सालों के लिए आपदा का निमंत्रण हमारे पास है। दिनेश जी क्या इन 4-5 साल पहले, जो ये 4-5 साल आप कह रहे हैं, उससे पहले स्थितियां बहुत बेटर थी? मैं अपनी बात क्लियर कर दूं जी। देखिए, आपदाएं यहाँ हमेशा आई जी, लेकिन और निर्माण भी विकास भी होता रहा, लेकिन पिछले 4-5 साल में जो जिस तरह से अंधाधुंध काम हुआ है, एक नमूने के तौर पर आप देखिए, इसको चारधाम रोड को ले लीजिए, ये इसका एक सबसे सटीक नमूना है। ऐसे तो यहाँ नमूने बिगड़े पड़े हैं। चारधाम रोड परियोजना को जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक तो आपने सारे मानक किनारे करके 900 किलोमीटर को अलग अलग काम दिखा करके और उसके बाद उसको आपने इंप्लीमेंट किया। जो जिस तरह काम हुआ है, पिछले दिनों मैंने तोता घाटी का दौरा किया था और एक एक स्पॉट को देखा था, और 24 जुलाई को मैंने कहा था कि ये गिरने वाला, और 3-4 अगस्त को वो ढह के गिर गया, उस पर लगातार गिर रहा है। डेली आप देख रहे हैं, पहले यहाँ लैंडस्लाइड जोन थे, हम कलियासौड़ की बात करते थे कि यार वहां, लेकिन अब यहाँ इतने ज्यादा लैंडस्लाइड जोन बना दिए गए हैं इस निर्माण के विकास के चक्कर में, ये पहाड़ धसकते रहेंगे। अब देखिए, कौन सोचता है कि यहाँ सरकार बैठी है देहरादून में, देहरादून के थोड़ा सा आगे ऋषिकेश के बीच में एक पुल जो है वो धड़ाम से नीचे चला जाता है। तो ये किस मानक से पुल बना है भाई? मंत्री जी जाते हैं कि देखेंगे, कर देंगे, घपला करेंगे, इनको सजा देंगे, कुछ नहीं होता साहब। 50 बार इस बात को सुन चुके हैं। नरेंद्र नगर से आगे का अभी तमाम जो यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं या जो सोशली जागरूक लोग हैं, वो रोज वीडियोस भेज रहे हैं। अभी नरेंद्र नगर के आगे वो इंगलप्पा पैच पूरा बह गया है, सड़क ही नहीं है, गायब हो गई है। और ये एक आपकी रिपोर्ट पे कुछ जगहों का उल्लेख है, लेकिन अभी यहाँ उत्तराखंड में पहले तो जाने की स्थितियां ही नहीं है, किधर से घुसे, कहाँ घुसे। लेकिन जिस रास्ते पर भी आप चले जाएं, आपको ये जगह जगह ये सब चीजें दिखाई देंगी कि पहाड़ नीचे से धंसका हुआ। और खासकर जो चारधाम रोड है, वो बनी ही इसलिए है कि वो भविष्य में आपदाओं का निमंत्रण है। जगह जगह उसको इस तरह से बनाया गया है। आप देखिए एंगुलर रिपोर्ट, ये पहाड़ देखा जाता है बेसिक इंजीनियरिंग में, लेकिन इन लोगों ने कुछ कोई मतलब नहीं। पहले तो उत्तराखंड में आप सड़क बना रहे हो, पहाड़ में सड़क बना रहे हो, और आप टारगेट लगा 2 साल में पूरा कर देंगे। अरे कैसे पूरा कर दोगे तुम? यहाँ तो जितनी बड़ी सड़क बना रहे हैं उसको तो 10 साल लगेंगे। अगर आप उसको सड़क यहाँ के मानकों के हिसाब से, यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से बनाओगे तो कौन से वो अंधे लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं? कौन से वो अंधे लोग हैं जो उसको पारित कर रहे हैं? और यहाँ जो चारधाम रोड को लेकर के जब बवाल हुआ, मामला हाईकोर्ट होकर तो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई। उस हाई पावर कमेटी को जो रिपोर्ट है, नहीं दिनेश जी, आप एक चीज बताइए। दिनेश जी, आपकी बात रोक रहा हूं, यही आपसे एक सवाल भी ले रहा हूं क्योंकि और भी मेहमान हैं। अगर हम खाली चारधाम रोड की बात करें तो क्या वास्तव में उससे विकास नहीं दिखता? क्या वो जरूरी नहीं थी लोगों के लिए? एक तरफ हम कहते हैं कि गांव के अंदर आप सुविधाएं दीजिए, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं वो सुविधाएं केवल बैठे बैठाए दे दीजिए। ये भी तो संभव नहीं ना। रास्ते क्या होने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। संजय जी, हम ऐसे नैरेटिव्स बनाते हैं विकास के, है ना। चारधाम योजना के बारे में ये आम आदमी, आप दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, लखनऊ कहीं बैठे हैं, आपको लगेगा यार, तो बाहर के आने वाले लोगों को दिख रहा है यार और बड़ी चौड़ी सी सड़क हो गई। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ, जो हिमालय को समझता है, वो इसकी सेंसिटिविटी को भी समझता है। आप चारधाम रोड निश्चित रूप से सड़क बननी चाहिए और गांव-गांव में सड़क जानी चाहिए, इसके मनाही थोड़ी है। लेकिन जिस तरह से आप बना रहे हो, आपको 12 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए। क्यों चाहिए? आपको पता है कि पहाड़ यूं खड़ा है और ये इस पे अगर आप उसको काटोगे तो ये तो उसको नीचे अनुपुर नीचे आएगा, आता जाएगा, वहां से मलबा निकल रहा, सड़क के किनारे नीचे को फेंक दे रहे हो, नदी में फेंक दे रहे हो। इतना बड़ा तंत्र है उत्तराखंड के अंदर, वो तंत्र फिर क्या करता है? इसी पे तो सवाल है। अंधा तंत्र है साहब, अंधा तंत्र है। चलिए इस पे भी देख लेते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, मैं रविंदर के पास आऊंगा। रविंदर आनंद, बहुत सारी चीजें हैं
लगातार उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं, और दिनेश गोयल जी ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो वास्तव में हिडन है, उनके ऊपर कोई भी राजनेता बोलना नहीं चाहता। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या खनन इसका एक कारण नहीं है? क्या जिस तरीके से दोहन हो रहा है वो इसका एक कारण नहीं है? या कहीं ना कहीं जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इसका कारण नहीं है? या अगर हम बात करें अतिक्रमण की, तो आज नाले गदेरे कहां चले गए? जी, कैसे देखते हैं रविंदर जी? जी संजय जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है भ्रष्टाचार। आप ये देखिए, किसी भी विभाग में अगर काम किया जाता है तो अगर 100 रुपए का काम है ना, मोटा मोटा अगर लगा लें 100 रुपए का काम है, तो 100% की भी अगर हम बात कर लें, 100% में 30 से 40% जो संबंधित विभाग है उसमें कमीशन चला जाता है। 30 से 40% तो कमीशन है। आज आप देखिए, जितने जेई हैं, एई हैं, एक्शन है, ये सब कमीशन लेते हैं, सब कमीशन खोर हैं। बिना कमीशन के ना तो आपको टेंडर मिलेगा, ना टेंडर आपका पास होगा। तो 40 रुपए तो करीब वहां चले गए, बिल्कुल 40 रुपए वहां चले गए, बचे 60 रुपए। अब 60 रुपए में जो कंपनी पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, उसको भी मार्जिन चाहिए। आप ये देखिए कि अगर उसका हम 10-20 रुपए भी मार्जिन मान लें तो 100 रुपए की चीज में 40 रुपए की चीज जनता को मिली। तो 40 रुपए में हम क्या गुणवत्ता, हम क्या मान के चले, हमें क्या मिलेगा? अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदने गए, रविंदर, इसमें गलती किसकी है भाई? इसमें गलती किसकी है? ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं की है। हाँ, गलती जीरो टॉलरेंस सरकार की है, जो जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। जो जिसके नेता, जिसके विभाग पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर मैं बात करूं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज जी ने खुद ये जो सूर्यधार झील बनी डोईवाला में, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी विधानसभा में, तो उन्होंने कहा इसमें 65 से 66 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर हम बात करें जोलजीबी टनकपुर मार्ग की, तो पूरन सिंह फर्त्याल जो खुद इस समय मौजूदा जो सरकार है उसके जो विधायक हैं, उन्होंने कहा इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने खुद इस पर पीसी करी, जांच की मांग करी, सत्र में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह ने क्या किया, उस समय जो मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने मामले को गोलमोल दबाया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग तो उनके पास था, वो तो सबसे अच्छा काम होना चाहिए था। मुझे लगता है कोई भी अगर मुख्यमंत्री अपने पास विभाग रखता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग रखे, लोक निर्माण विभाग रखे, आबकारी रखे, उसमें सबसे अच्छा काम हो इसलिए तो अपने पास रखता है, या फिर उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे उठाया वो है भ्रष्टाचार। अब हम दूसरे पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे देहरादून में और जगह भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप देहरादून के पलटन बाजार चले जाइए, जो टाइल 1 महीना पहले लगाई थी आज उखड़ गई है, जगह जगह दलदल बन गया है। तो क्या कर रहा है नगर निगम, क्या कर रहे हैं गामा जी? तो ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। इनके जितने नेता हैं पूरे सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप तो उनके 5 साल रविंदर जी, आपका एजेंडा आता है, आपका भी एक घोषणा पत्र आएगा, उसके अंदर अतिक्रमण कोई मुद्दा नहीं होता किसी के पास भी, क्योंकि वोट वहां प्रभावित होती है। उसके अलावा खनन कोई मुद्दा नहीं होता, क्योंकि वहां बहुत सारे हित प्रभावित होते हैं। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। खाली अगर पुल बना, सड़क बनी, तो क्या वो जिम्मेदारी विधायक की है कि उसकी वो टेस्टिंग करके बताया गया ये सही है या गलत है? आ रहा हूं, ये मेरा पहला पॉइंट था जी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम पिछली सरकार की भी बात करें और इस सरकार की भी बात करें, तो जिस प्रकार से नदियों का चीरहरण किया गया, माननीय हरीश रावत जी की सरकार में भी और त्रिवेंद्र सरकार में भी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्मूचक एक जगह है डोईवाला में, जहां पर मानक 3 मीटर खनन का है, लेकिन वहां 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक खनन कर दिया गया, खाई बना दी खनन कर करके नदी की। इन्होंने नदियों का चीरहरण किया है, मैं खनन नहीं कहूंगा, ये चीरहरण करने वाले सरकारें हैं। इससे पहले हरीश रावत जी, रंजीत रावत जी, जिनके हाथ में पूरा खनन था,
जिन्होंने नदियों को खोद दिया, खाई बना दी। तो देखिए जो मानक है, अगर उस पर नहीं चला जाएगा, इस समय इस सरकार की भी बात करें तो जो हरिद्वार डीएम रहे हैं वो अपनी मनमर्जी के डीएम बनाए गए, उनको नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि नदियों से खनन कराना है। तो देखिए दूसरा पॉइंट मेरा यह है। और तीसरी जो आपने बात करी अतिक्रमण की, तो देखिए अतिक्रमण, मैं तो ये कहता हूं जो पुराने नेता हमारे रहे हैं, जो पिछले 30-30 साल 20-20 साल से एक ही विधानसभा में अटके हुए हैं, जो दूसरी विधानसभा नहीं जाना चाहते, उनकी एक ही पॉलिसी है कि बाहर से लोगों को बुलाओ, बिहार से, पूर्व से लोगों को बुलाओ, बसाओ, उनकी आईडी बनाओ, उनका वोट लो और उनको नदी नालों में बसा दो और उनकी जान को जोखिम में डाल दो। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं अपनी विधानसभा देख रहा हूं, कैंट विधानसभा, वहां पर अभी 4 दिन पहले पानी आया, पूरी रात लोगों ने गली में रहकर गुजारी। और जब मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इतना बुरा हाल है कि पुस्ते ही नहीं है, जो कच्चे पुस्ते बनाए जाते हैं जाल वाले, वो भी नहीं है। तो मैंने मौके पर जब अगले दिन जाकर के मौके पर से लोक निर्माण विभाग से, चलिए बिल्कुल रविंदर जी, बात यह है रविंदर भाई कि मुद्दे जो वास्तव में घोषणा पत्र में होने चाहिए वो उस तरीके के मुद्दे नहीं दिखते, मुद्दे कहीं और चले जाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं मथुरादत्त जोशी जी, उनसे हम राय जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, ये जो बार बार आपदाएं बढ़ती जा रही है। मथुरादत्त जोशी जी, लगातार आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है कि सड़कें नहीं बनाए जाए, कोई कह रहा है कि ये सड़कें गलत बनी है, कोई कह रहा है कि खनन की अत्याधिकता इतनी है कि पुल ढह जा रहे हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यही सब बातें टीवी के सामने सब बोलते हैं, यही सब बातें अखबारों में सब बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है कि भाई इन मुख्य मुद्दों पर आखिर आपदा भी महत्वपूर्ण है, घोषणा पत्र में प्राथमिकता क्यों नहीं, क्यों ये नहीं कहा जाता कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है इस बार इस आपदा पर रहेगी, हम इसके कोज तलाश करेंगे कि वास्तव में इसके कारण क्या है। मथुरादत्त जोशी जी। विषय पर यहाँ पर आज चर्चा रखी है और हम लोगों को उसमें आमंत्रित किया है। दूसरी बात, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो प्रदेश में जो आपदा आई है, मेरे ही ज़िले में आई है, धारचूला, मुंसारी, और जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, और जो उनके परिवार के लोग हैं उनके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनको इतनी बड़ी शक्ति दे कि इतने बड़े दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जो हालात वहां के हैं उनको सुधारने में, उनको ठीक करने में जो हमारे एसडीआरएफ के लोग लगे हैं, जिला प्रशासन के लोग लगे हैं, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा, उनकी मैं यहाँ पर उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, उनका उत्साह प्रदान करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से उस आपदा से निपटने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, उसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक सवाल आपका है कि भाई उसमें कई मुद्दे आपने कहा कि अवैध खनन भी है, भ्रष्टाचार भी है और अंधाधुंध कटान है, जहाँ जिसकी मर्जी आ रही वहाँ काट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है संजय जी कि आपदाएं कोई आज नहीं आ रही हैं, तो अनादिकाल से आ रही हैं जी। आज हमको इसलिए पता चल जा रहा है जल्दी कि हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह संचार क्रांति का ये कमाल है कि हमको कहीं पर भी आपदा होती है तो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर सारे विश्व को पता लग जाता है, सारे सरकारी तंत्र को पता लग जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ व्यवस्थाएँ कर लेते हैं। अब आपदा कह के तो आती नहीं है, निश्चित रूप से ये बात सत्य है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम सबको सोचना पड़ेगा, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे टेक्नोक्रेट हैं, चाहे हमारे मौसम विज्ञानी हैं, चाहे हमारे अन्य लोग हैं जो आपदा का पूर्वानुमान लगाते हैं कहाँ पर क्या होगा। तो इसमें हमको विचार करना पड़ेगा, इसमें हमको सोचना पड़ेगा भाई हम कैसे इन आपदाओं से निपट सकते हैं, कैसे हम पहले पूर्वानुमान लगाकर उन लोगों को कह सकते हैं भाई इस इलाके में ये होने वाला है,
बादल फटेगा या आपदा आ जाएगी या बाढ़ आ जाएगी, आप लोग थोड़ा सा यहाँ से हट जाइए, स्थान खाली कर दीजिए, इस तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, बहुत सी बातें अभी हमारे भाई आनंद जी ने कही हैं, रविंद्र आनंद जी ने, और एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम एक ही पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जी ठीक है, पुल टूटा है और बहुत समय से पुल बना हुआ है, पुल टूट गया है, और जो काम हुआ है अवैध खनन का काम, उसके पिलर हिला दिए गए या पिलरों के नीचे खुदान ज़्यादा कर दिया गया है, तो वो जांच का विषय है। अगर वो गलत होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो फिर कहना पड़ेगा कि हाँ, इसमें सरकार की भी संलिप्तता है और सरकार को चलाने वालों की संलिप्तता है, और सरकार जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की भी संलिप्तता है। इन चीज़ों में उसमें भी विचार किया जाएगा, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आज जो उत्तराखंड में हो रहा है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम आपदाओं से भी डरते हैं, तीसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब इसमें भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो हमको वैज्ञानिक तरीके से डेवलपमेंट करने की बात सोचनी पड़ेगी। अभी बहुत सी बातें हमारे दिनेश जुयाल जी ने कही, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, उनको अनुभव है, उन्होंने देखा भी है, उन्होंने फील्ड विजिट भी किया है, तमाम जगह पर रिपोर्टिंग करने भी गए हैं। लेकिन हम अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं कटान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। हमने अंधाधुंध मलबा, जो सड़कों के कटान का मलबा है, वो हमारा तमाम जहाँ मर्जी आ रही उसको हम वहीं फेंक दे रहे हैं। उसके लिए डंपिंग जोन निर्धारित थे, उस जगह पर डंपिंग न करके ठेकेदारों ने उनको वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, वहीं से एक धक्का दिया, वो नीचे पहाड़ी में चला गया। उसके बाद उसका नुकसान ये हुआ कि बारिश आई, वो बना, वो बह के गया, उसने बहुत ज़्यादा खेतों को भी नुकसान दिया, जान माल का भी नुकसान किया। उसका नुकसान हमको हुआ है, हमको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। आज प्रदेश की बरसात, पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा, देखिए कितना बड़ा, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं। चाहे वो मंत्री की बात करिए, चाहे विभाग की बात करिए, विभाग के हेड की बात करिए, विभाग के सचिव की बात कर लीजिए, भाई लगभग मोटे तौर पर हम अनुमान लगाएं तो 500 सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हैं चाहे मुख्य सड़कें हैं, वो सड़कें बंद पड़ी हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, राशन नहीं पहुंच पा रहा, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, दूध नहीं पहुंच पा रहा, उसका भी नुकसान हो रहा। उस तरफ भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को पहले ये तय कर लेना चाहिए था कि भाई हम इसको कैसे निपटेंगे। अब ऑल वेदर रोड बनी, साहब ये करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। जोशी जी, एक सवाल यहाँ ले रहा हूँ कि अगर क्षेत्र का विधायक या सांसद या मंत्री वो उस जगह ना जाए तो बहुत बड़ा बवाल कटता है, विपक्ष भी और समाज सेवी भी, और बहुत सारे जो एक्टिविटिस्ट हैं और भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं उत्तराखंड के अंदर, तो बड़ा हंगामा मचाते हैं। लेकिन वास्तव में जिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है वो ना जाए तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप देखिए मतलब क्या हालात हैं उत्तराखंड के अंदर, और अधिकारी वहां ना जाएं उसे लेकर कोई सवाल नहीं, ना विपक्ष के पास कोई सवाल है और ना और लोगों के पास कोई सवाल है। नहीं, बड़ा सवाल है। आपने बहुत बड़ी बात की कि जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से उस अधिकारी को उस साइट पर रहना चाहिए, उस स्थान पर रहना चाहिए। ये जरूर है कि ये मजबूरी हो गई है, ये कि हमारे यहाँ का कल्चर बन गया है कि भाई मंत्री नहीं पहुँचा, विधायक नहीं पहुँचा। देखिए, एक बात तो मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ, जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी जाना चाहिए, मंत्रियों को भी जाना चाहिए, विधायक को भी जाना, लेकिन उसकी टाइमिंग होनी चाहिए जी, उसका समय निर्धारित होना चाहिए। आप कब आओगे? उनके जाने से निश्चित रूप से जो आपदा के काम में लगे हुए अधिकारी होते हैं और उनको बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। इसलिए राजनेताओं को भी बचना चाहिए कि जल्दी से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस न करें। जब थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल आ जाए, लोगों को राहत मिल जाए, लोगों को ठीक ठाक हो जाए, तो उसको चेक करने वो जा सकते हैं कि भाई क्या राहत ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसका मूल्यांकन करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस अधिकारी की आज आप बताए पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर जो माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी मंत्री हैं, उन्होंने कभी इस बारे में चर्चा की होगी अपने अधिकारियों से? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इसमें क्या तैयारी विभाग ने कर रखी है, इसमें कभी नहीं पूछा होगा।
निश्चित रूप से इसमें पूछना चाहिए, अधिकारी को बुला के बिठाना चाहिए, उसके लिए धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जगह जगह पर ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जेसीबीज किराए पे ले ली गई हैं पीडब्ल्यूडी के। आज पीडब्ल्यूडी का ढांचा चरमरा गया है। पहले ज़माने में ये होता था, बरसात से पहले सड़क के किनारे पनकट्टे काट दिए जाते थे, नालियाँ साफ हो जाती थी, स्कबर साफ हो जाते थे। लेकिन जब से राज्य बना, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि हमने आउटसोर्सिंग जब से की, क्योंकि जो बेलदार थे उनका पद खत्म कर दिया गया, आपने आउटसोर्सिंग में रख दिया गया। आपने एक ठेकेदार को ठेका दे दिया, भाई तू इस रोड को ठीक करेगा, ये तेरी जिम्मेदारी, रोड बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समय पर रोड नहीं है। ये दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बिल्कुल जितनी भी सरकारें आ रही हैं, आप ये सबका देखिए दोष है। इसमें कभी सबको सोचना चाहिए। कभी भी विपक्ष भी ये नहीं कहता कि जो प्रमुख सचिव बनकर बैठते हैं, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वास्तव में क्या है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उत्तराखंड के अंदर पूरे उत्तराखंड का दौरा करें, आपदा से पहले या आपदा के बीच में कम से कम ये तो पता लगे कि कितनी सड़कें हैं और कितनी बंद पड़ी और कितनी चालू है और किस सड़क का कौन सा ऑप्शन है। लेकिन इसी को लेकर तो हम आपके बीच में आए हैं और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा नहा ली, और बिटिया ब्याही भी तो अच्छे घर में है ना? सच कहें सरोज, ये सब योगी सरकार की मेहरबानी है। पहले तो स्वयं सहायता समूह से बिटिया को रोजगार मिला और फिर वो क्या कहते, हाँ वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उसका ब्याह भी अच्छे से हो गया और 51,000 रुपया भी मिला। हाँ, अब बिटिया की जिंदगी संवर रही है और हमारी भी। सच बताएं? हाँ, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे कि कोई सरकार ऐसा भी करती है। युग युग जिए मोदी जी और योगी जी। लो आ गई अपनी बिटिया रानी। मेरी बेटी सृष्टि का जब जन्म हुआ, मेरा फॉर्म सुमंगला योजना में भरा और मेरी बच्ची को 2,000 रुपये मिले। पहले चूल्हा रहा है तो बहुत परेशानी हो रहा है, जब से सिलेंडर मिल गया बहुत आराम है। विधवा पेंशन मिल रही है। मिशन शक्ति, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चर्चा है खास में उत्तराखंड को लेकर और हमारे साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं करण कपूर आपके पास आना चाहूँगा। समाज सेवी हैं, लगातार आप लोगों के बीच में सक्रिय रहे हैं। करण, जिस तरीके की स्थितियां आज आपके सामने आ रही हैं उसे लेकर आप क्या सोच रखते हैं, कैसे देखते हैं कि आखिर आपदा तो है, हर बार आती है, ये सब कह रहे हैं, बिन बताए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपदा के अंदर जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है उसके अंदर किसका हाथ आप मानते हैं? आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जो आपदा नेचुरली आती है उसका आना हमें समझ आता है, बट ये जो आपदाएं आजकल हम देख रहे हैं, जो रोज एक कोई रोड बह गई, कहीं गांव में पानी घुस रहा है या कोई पुल के पुल ढह गए, ये सारी हमारी बनाई हुई आपदाएं हैं, ये सारी मैन मेड आपदाएं हैं और इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। हम सबसे पहले अगर मैं रानी पोखरी पुल की बात करूं जो ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ता था, उसमें जाखन नदी में पानी आया, उस नदी में खनन हुआ था एंड वो पुल ढह गया।
लोगों ने ये दलील दी कि खनन की वजह से जो है कि पुल की जो नींव थी वो कमज़ोर हो गई थी, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक अनप्लान्ड विजन भी सामने आता है सरकार का। अभी अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो उसी एरिया में जहां से जाखन नदी बहती है, उसी नदी के अराउंड हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहां पर एयरपोर्ट बनाना चाहते थे। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट वो स्थानों के जंगल में कर रहे थे एंड वो ऑलमोस्ट जाखन नदी तक जाता। अब आप सपोज करिए कि अगर वो एयरपोर्ट बनाने की आज शुरुआत हो चुकी होती या कुछ साल बाद वो एयरपोर्ट बन चुका होता और उस नदी में फिर से इतना पानी आता तो वो कितना ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता था। एंड यही बात सिर्फ देहरादून या देहरादून एयरपोर्ट या आसपास के एरियाज तक सीमित नहीं है। मैं अगर 2013 में केदारनाथ आपदा की भी बात करूं तो उस केदारनाथ आपदा के बारे में 2003 में चेता दिया गया था। 2003 में एक प्रमुख न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था बम की तरह फटेगा चिड़ोबारी ग्लेशियर। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कितनी ही सरकारें आई, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, किसी ने भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। 10 साल बाद वो ग्लेशियर फटा, वहां पर बाढ़ आई, काफी लोग आए और सबने क्या किया, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह अपनी संवेदनाएं प्रकट करी। बात संवेदनाएं प्रकट करने की नहीं है सर। अब मैं आज जो भी बात अभी कहूंगा वो तीनों ही पार्टीज को बुरी लगेंगी और लगनी भी चाहिए। आप आज बात करते हैं कि आपने इतना लंबा एक संवेदनाशील अपना एक मैसेज दे दिया कि आप संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी सरकार की टाइम पे काफी प्रोजेक्ट्स पास हुए। मैं देहरादून का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही आपको एक बता सकता हूं, जिसकी दीवार आपने बनाई, 80 करोड़ की लागत से वो दीवार बनी और पहली बारिश में वो दीवार ढह गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हमारी अगर जैसे अभी आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बात करी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत एक कॉमन चीज़ हो गई है एंड भ्रष्टाचार की वजह से भी ये सब हो रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी ये बात सुन के कि उन्होंने अभी तक अपना कुछ भी अपना मैनिफेस्टो नहीं बताया कि वो इसको रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर अवैध खनन हो रहा है, जैसा कि आपने भी सर संजय जी आपने बात करी कि रोकने की क्या बात हो रही है, रोकने की इस टाइम पे कोई कुछ बात नहीं कर रहा क्योंकि सारी पार्टीज एक ही जैसा सोचती हैं और एक ही जैसा अपना मत रखती हैं। इन्होंने कैंट विधानसभा की बात करी। कैंट विधानसभा में बिंदाल एक प्रमुख नदी वहां पर बहती है। बिंदाल नदी के ऊपर इतनी बड़ी बस्ती बनी हुई है। आपने उनका वहां से रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान बनाया है क्या? आपने सोचा है कि क्या आप उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? क्या आपने कभी रिहेबिलिटेशन का सोचा भी है? या आप भी और पार्टियों की तरह उनको वहीं पर ही पक्के मकान दे देना चाहते हो ताकि मसूरी की तलहटी में कभी बादल फटे और बिंदाल की नदी में बाढ़ आते ही वो लोग भी बह जाएं और फिर से आप भी आ जाएं अपनी संवेदना प्रकट करने? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की बात हुई। ये बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं, बहुत ही जी। बोलो करण बोलो। ये चारधाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इनफैक्ट जो सबसे पहली ये चीज जो डिस्कस हुई थी, जो एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी थी, उसको जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसी रिपोर्ट में जैसे सर ने भी बोला कि 900 किलोमीटर की रोड को इन्होंने 53 प्रोजेक्ट्स में बांट दिया ताकि वो रविंदर आऊंगा आपके पास, इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस से बच सके। वो अपनी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस से बचने के लिए उन्होंने उसको 53 सेगमेंट्स में उस पूरे प्रोजेक्ट को बांटा। अब उस प्रोजेक्ट को बांटने के बाद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने ये यहाँ पर बात उठाई कि साइंटिफिक तरीके से सोचने की अब जरूरत है। अरे साइंटिस्ट तो बोल बोल के थक गए। आपके प्रदेश में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इतने बड़े बड़े यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के साइंटिस्ट रोज अपना गला फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, बट आप लोग अपना कान बंद करके बैठे हैं, आप लोग नहीं सुनते हैं। चलिए करण में हनी पाठक हमारे साथ हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। करण बिल्कुल, हनी पाठक हमारे साथ हैं। हनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे हनी पाठक जी आप? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने सवाल किए हैं, बहुत सारी बातें भी बताई हैं। आज जो स्थितियां हैं वो आपके सामने। हम ये कहेंगे कि आखिर प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं, उसके अंदर आपदा, खनन, अतिक्रमण, ये इस तरीके के मुद्दे होते क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आपदा है उत्तराखंड को, ये एक ऐसी देवभूमि है उत्तराखंड कि जहाँ पे आपदा प्रमुख माना जाता है कि आपदा आती ही आती है यहाँ पर, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी राज्य है। तो यहाँ पे
कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपदा आती है, इसको कोई बहुत जल्दी रोक नहीं सकता। और दूसरी मैं ये बात बोलना चाहूंगी, रविंद्र आनंद जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि मैनिफेस्टो आपने क्या दिखाया। अभी ये कहते मैं कैंट विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपदा आ रही है, ये जो बिंदाल नदी में पानी आ रहा है, ये जो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये आपको ठीक ये जो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये आपको ठीक चुनाव से 6 महीने पहले याद आ रहा है। क्या आप यहाँ पर नए नए आए हैं? आपको नहीं पता उत्तराखंड आपदा का प्रदेश है? आपको नहीं पता कि उत्तराखंड में आपदा आती ही है? आपको नहीं पता कि उत्तराखंड में इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो आप पिछले 4 साल से 4.5 साल से क्या करे हैं? अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो आपको आगे आना चाहिए था ना। अगर चलिए मैं मानती हूँ कि सत्ता पार्टी को करना चाहिए था, तो सत्ता के पास आप कितनी बार चले गए? गोस्वामी जी बिल्कुल रविंदर, इसके बाद आपके पास आऊंगा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये बिंदाल नदी में पानी आ जाता है और चीजों में पानी आ जाता है। देखिए ऐसा है संजय गोस्वामी जी, जब मैं ये सारे बोल रहे थे मैं चुपचाप सबकी बात सुन नहीं, बिल्कुल ये भी चुपचाप सुनेंगे। हनी जी बोलते रहिए। रविंदर बहुत आराम के साथ बैठते हैं हमारी डिबेट में, चिंता ना कीजिए, बोलिए आप। ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने क्या मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया जनता के लिए, और क्या बोल दिया है ऐसा कि हम आने के बाद ये करेंगे। एक बिजली फ्री करने के अलावा इन्होंने क्या करके दिखाया? और चलिए बिंदाल नदी में पानी आ गया, हर जगह पानी आ गया, मैं मान रही हूँ। दिल्ली में ITO से लेकर क्या है वो कनॉट प्लेस और हर अच्छी जगह जो कि सेंटर पॉइंट दिल्ली का माना जाता है, वहां अभी पिछले 8 दिन पहले दिखाया जा रहा था कि मेन होल में से पानी फव्वारे की तरह बरस रहा था और वहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? हनी पाठक जी, समाधान क्या है? बात को कंप्लीट करने दीजिए। वही मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने वहाँ पे तो इनकी सत्ता है ना, इन्होंने क्या समाधान करके दिखा दिया? मैं तो ये मानती हूँ उत्तराखंड तो आपदा का प्रदेश है, यहाँ पे समाधान करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली कौन सा आपदा का प्रदेश है? वहाँ पे इन्होंने कितना समाधान करके दिखा दिया। तीसरा पॉइंट इनका मैं ये पकड़ी हूँ जिसका जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा सभी AE के पास, सभी JE के पास, सभी एक्शन के पास पैसा पहुंच जाता है। आप नेशनल चैनल में बैठकर किसी पे इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। पहली आपकी प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी कहती हैं कि उत्तराखंड की जनता को कुत्ते से तुलना कर देती हैं। अब आप कहते हैं कि एक्शन इंजीनियर के पास पैसा पहुंच जाता है। ऐसा है ना रविंद्र आनंद भाई साहब, जब तक हम लोग किसी को रविंदर आपके पास भी आऊंगा, रविंदर सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगा, जवाब दीजिएगा, हनी को बोलने दीजिए। एक थाली में रखकर नहीं परोस सकते। अगर 10 ईमानदार हैं तो एक बेईमान है। आपने उस 10 ईमानदारों पर भी लांछन लगा दिया आज चैनल के माध्यम से कि उनके पास पैसा पहुंच जाता है। जो चीज आपने नहीं देखी, किसी की ईमानदार छवि को भी बर्बाद करने के लिए आगे मत आइए, दिल पे कष्ट पहुंचता है। अच्छा हनी पाठक जी, एक चीज बताइए, जो अवैध बस्तियां हैं उसे लेकर क्या होना चाहिए? हनी जी सवाल सुन लीजिए, हनी जी सवाल सुन लीजिए, अवैध बस्तियों को लेकर क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आप भी देहरादून में हैं, ये आप भी मानती हैं कि आज देहरादून के हालात क्या हैं, आप भी मानती है कि खनन की स्थितियां क्या है वहां पर, उसे लेकर क्या होना चाहिए? सवाल ये भी है। सहमत हूं कि देहरादून तो क्या पूरे, देखिए ऐसा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि सिर्फ देहरादून के नहीं, पूरा उत्तराखंड के हालात इस समय बहुत खराब होते जा रहे हैं। हम लोग चैनल के माध्यम पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे इस दैवीय आपदा को रोका जाए। और जिससे हम लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगा लेते हैं, लेकिन जिसके घर में पानी आ जाता है उसका दिल जानता है कि कितनी चीजें उसकी बरसों की जुटाई हुई बह जाती है। दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगी कि नदी किनारे घर जरा ना बसाया करें, क्योंकि नदी एक न एक दिन अपने रास्ते को खोलती है और दोबारा उस जगह बह के आती ही आती है। तीसरा, मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, मथुरा दत्त जोशी जी का दबाव देना चाहूंगी कि जोशी भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब इतनी बड़ी आपदा आई थी, उत्तराखंड में इतनी बड़ी दैवीय आपदा आई थी, उस समय इन्होंने क्या कर लिया था? अभी उस बच्चे ने आपको बताया कि पहले से कह दिया गया था
जो कि मुझे भी शायद नहीं पता था। आज इस बच्चे के माध्यम से मुझे पता लगा कि उसने बताया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बात आ गई थी कि आपदा इस तरीके की आने वाली है। तो आपने क्या कंट्रोल कर दिया डैमेज होने से? डैमेज कंट्रोल में आपने क्या कर दिया? आप जाके पहाड़ों को पकड़ के या पानी को पकड़ के बैठ खड़े हो गए थे? नहीं ना। तो ये आपदा एक ऐसी आपदा है जिसको कोई भी किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता है। उत्तराखंड के लिए क्यों हानिकारक है केजरीवाल और हरीश रावत जी, मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली वालों को नशेड़ी बनाने के लिए दारू की होम डिलीवरी, राम मंदिर का विरोध आज दिल्ली में 90 करोड़ से बनवा रही है हज हाउस। हनी और हरीश रावत जी, इस जो मुद्दे है, पे भी आएंगे बाद में। देश को नशे हनी का जी, अड्डा बनाने के आज लिए उत्तराखंड की बलिया आपदा पे बात कर लेते और हैं। एक समुदाय को खुश करने के लिए मात्र हनी जी, आज उत्तराखंड की आपदा पे बात करते हैं। रविंदर आनंद जी, मैं उसके बाद, क्योंकि ज्वाल जी के पास जाना है, आप अपनी बात जल्दी रखिएगा क्योंकि समय अब कम है। रविंदर, अगर आज हम देखें वर्तमान में जिस तरीके से रविंदर आपने एक एजेंडा जारी किया कि हम इतने लोगों को, इतने प्रतिशत लोगों को या इतनी बिजली फ्री देंगे, इस तरीके की चीजें आप लेके आए, तो क्यों आप अपने एजेंडा के अंदर ये नहीं लेके आए कि हम आपदा पे ये करेंगे या हम अवैध खनन बंद करेंगे या हम अतिक्रमण को हटाएंगे? इस तरीके के जो जमीनी मुद्दे हैं वो आपके भी एजेंडे से दूर क्यों? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं हनी पाठक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। और जल्दी से अपनी बात का जवाब दीजिएगा जी। बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हनी पाठक जी ने अपनी सरकार का एक भी पक्ष नहीं रखा और दूसरी पार्टियों पर उंगली उठाई। ये बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही दुख की बात है कि हनी पाठक जी ने अपनी सरकार का पक्ष नहीं रखा। और दूसरी बात ये है कि हम भ्रष्टाचार की बात क्यों ना करें, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात तो भाजपा ही करती आई है। और जहां तक इन्होंने बिंदाल नदी की बात की, तो पिछले 40 साल से इनका विधायक वहां पर काबिज है। तो 40 साल में बस्तियों को बसाने का काम, वहां पर चुनावों में शराब पिलाने का काम, वहां पर नोट बांटने का काम इनके विधायक द्वारा किया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे विधायक को उखाड़ फेंकना है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, ये हमारा पहला वादा है। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जनता को देने वाले हैं, क्योंकि एक साथ सब चीज बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक करके हम सब चीजें देंगे, मैनिफेस्टो अपना जनता के सामने रखेंगे, जनता के समक्ष रखेंगे। ये अभी पहला मैनिफेस्टो का एक पहला वादा था, 300 यूनिट बिजली हमने देने की बात की है। एक साथ सारी बातों को हम जनता को समझाएंगे। चलिए रविंदर जी, आप भी कहीं ना कहीं बातों को आज फिर गोलमोल कर गए। वैसे तो आप बेबाक बोलते हैं, लेकिन आज कुछ चीजों को खनन पर बोलते हुए सबको डर लगता है। दिनेश जी अगर बात करें, क्योंकि समय कम है और भी मेहमान है, मैं 2 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा। दिनेश जी, समाधान क्या है? क्यों आखिर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं कहूँगा वैसे तो बहुत सारे अधिकारी इतने अच्छे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हर जगह होकर आते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने अधिकारी ऐसे भी हैं जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं और शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि उत्तराखंड के रास्ते किधर से किधर जाते हैं और कौन सा रास्ता कहाँ जुड़ता है। और आज की स्थितियां आपके सामने है कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में, चाहे वो बड़ा अधिकारी है चाहे छोटा अधिकारी है, वो पहाड़ पर तो चढ़ना ही नहीं चाहता है, जाना ही नहीं चाहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपदाएं आ रही हैं, वो आ रही हैं, उसके लिए तो आती हैं, क्योंकि ये तो आती हैं, देवी आपदाएं तो आएंगी, लेकिन आएंगी उसका समाधान क्या हो, उसकी नीति कैसे बने, कैसे खनन रुके, कैसे अतिक्रमण हटे, इस बात पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जयाल जी बोलिए। संजय जी, इसका समाधान ये तो कतई नहीं है कि एक चैनल पर 4 अलग अलग दलों के प्रवक्ता बैठे और वो अपनी चुनावी तैयारी के हिसाब से अपनी अपनी बात एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। ये तो समाधान नहीं जी। समाधान से पहले उस मर्ज को समझना जरूरी है, और मर्ज ये है कि यहाँ इस हमारे दौर तक जो नेता हैं, जो अफसर हैं और जो इंजीनियर हैं, ये बहुत इनकी पैसे की भूख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज की बहस में करण जी थोड़ा टू द पॉइंट बोले हैं कुछ हद तक, और बाकी तो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। देखिए, है क्या कि सबको पैसा चाहिए। मैं उन पॉलिटिशियंस को जानता हूं
जिनकी फीस भरने के लिए भी कोई दूसरा आदमी आता था, और आज उनके पास यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं, वो आज वो अरबों करोड़ों रुपयों की जमीनों के मालिक हैं। कहां से आए पैसा? एक विधायक जो है इन विकास के घोटालों पर सवाल उठाता है, अपने मुख्यमंत्री को घेरता है, जांच होती है, कुछ सस्पेंड होते हैं और उसके बाद फिर बहाल कर दिया जाता है। कुमाऊं का ही मामला है कि सब सड़कें बनी ही नहीं और पेमेंट हो गया। 15 ठेकेदारों को आपने पहले बैक लिस्ट किया, फिर वो ठेकेदार काम पा जाते हैं। इस तरह से तो हमारे यहाँ विकास हो रहा है। मैंने चारधाम योजना को बीच पर रखा था। देखिए, चारधाम योजना क्योंकि एक बहुत स्पष्ट सा उदाहरण है इसका, कि उसमें हुआ क्या है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जरा इसको समझिए कि क्या है, कहाँ घपला कहाँ है, कैसे इसको ठीक है, पब्लिक क्यों नाराज है। तो आपने एक अफसरों की फौज तैयार की, चार जो पर्यावरण को जानने वाले लोग बाग, वो अलग से रिपोर्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी अफसरों की 20-21 अफसरों की फौज एकजुट खड़ी है, और वो इस बात पे खड़ी है कि हम तो जी विनाश करेंगे। वो बता रहे हैं कि कहां कहां आप अगर पर्यावरण को समझने वाले लोग बाग इस तरह की बहसों में शामिल हों, वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने रखें और उनके हिसाब से बात हो। आपने पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है साहब, क्यों बना रखा है? उसको तो आप पहले किनारे फेंक देते हैं। चारधाम रोड में उसकी आपने हत्या कर दी है, और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उनमें उनकी हत्या, उसमें आप बैक डोर से उनके लिए आप परमिशन लेके आ रहे हैं। तो जब पैसा, अंधाधुंध पैसे की भूख जब इन नेताओं को हो जाती है, तो ये चीजें आती हैं। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में इन मुद्दों को डालने से कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र तैयार किया, वो अपने घोषणा पत्र में 4 बातें लिख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? या भारतीय जनता पार्टी कर लेगी तो घोषणा पत्र में डाल देंगे, उससे क्या हो जाएगा? तो इससे कुछ नहीं होने वाला। बात है कि जो पहाड़ है ये बहुत अलग मिजाज की जगह है, ये हिमालय है, और यहाँ के लिए अगर आप विकास का मॉडल, आपको बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, और उस विकास के मॉडल के लिए ही ये आंदोलन किया गया कि राज्य अलग बने, अलग ढंग से सोचिए यहाँ के बारे में। और बात, छोटी बात है कि खनन की नहीं है, बात अतिक्रमण की ही नहीं है, बात तो ये जो बुनियादी तौर पे ये इस सोच की है। अब देखिए, आप यहाँ हमारे मित्र लोग एक बात कर रहे हैं कि पहाड़ में तो आपदा आती रहती है। ठीक है साहब, आपदा आती रहती है, हम भी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आप तो आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं ना। आप तो आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आपने आपदा आती रहती है तो आती रहेंगी, हम कुछ भी करेंगे, हमें पैसा बनाना है। ठीक है, आप कल 20 लैंडस्लाइड जोन से कल 200 हो जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कह देंगे कि आपदा आती है पहाड़ में तो हो गया। सड़क टूटती है तो टूटती है। अरे ये जो जिस हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कब हुआ? फरवरी में ऋषिगंगा की बाढ़ के बाद से लेकर अब तक आपदा ही आपदा है जी, समय कम है और अभी और भी विकास के नाम पर तहस-नहस हो रहा है। तो ये इतने गंभीर माहौल में भी हम, अगर हमको एक दूसरे पे इस तरह आक्षेप लगाने की फुर्सत है, तो भाई यही पॉलिटिशियन करेंगे, यही लोग करेंगे। बिल्कुल। मैं मथुरादास जोशी जी, समाधान क्या? आखिर क्यों जो तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य हैं, उनसे घबराकर पीछे हट जाते हैं हमारे लोग? क्यों नहीं बोलना चाहते कि फला अधिकारी को वास्तव में वहां पर पहाड़ पर होना चाहिए था? अगर पिथौरागढ़ बादल फटे और वहां वास्तव में आपदाएं आई हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी किसी कार्य से बिजी हो सकते हैं या कहीं और भी रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से जो कहते हैं कि प्रथम व्यक्ति जो देख रहा है, जिसे उस चीज की नॉलेज है, जिसके पास पूरा तंत्र है, वो वहां नहीं पहुंच पाते। ये भी तो एक सवाल है। उसके अलावा जब जाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि ये आपदा आने के बाद हम कैसी व्यवस्थाएं करें कि जिससे यहां अगली बार उस तरीके की आपदाएं ना आए? सारी जिम्मेदारी राजनेताओं की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की ही क्यों? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है, और आप बिल्कुल ठीक करें। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, उस आदमी को उस जगह पर रहना चाहिए और समय पर पहुंचना चाहिए, और जो आपदा से निपटने के लिए जो उपाय कर रहे हैं, वो उपाय उनको करने चाहिए। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है, अधिकारी लगा रखे हैं, CDO हैं, SDM हैं, जिलाधिकारी वहाँ पर है, और अन्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी वहाँ पर हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य है कि समय पर अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत से लोग तो ये स्थिति है कि आपने अभी मेरे भाई ने कुछ बातें कही हैं,
मैं एक बात यहाँ पर मैं कई चर्चाओं में आप भी जानते हैं, बैठते हैं हम लोग, चर्चाएं करते हैं, लेकिन हम लोग उसको राजनीति में ज़्यादा उलझ जाते हैं। हम समाधान नहीं बता रहे हैं कि उसका क्या होना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को मर रहे हैं। जैसा अभी जुयाल जी ने भी कहा कि यह अमूमन देखा जाता है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति बैठते हैं तो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। ये हो रहा है। सरकारें, देखिए सरकार तो आज हमारी है, कल दूसरे की होगी, परसों तीसरे की होगी, लेकिन स्थायी समाधान निकालना चाहिए। आज तक मैं आपको बताऊं कि योजना आयोग ने 365 गांव विस्थापित होने हैं। योजना आयोग में ये रिपोर्ट आपको स्वयं अंदाज होगा 2011 से पेंडिंग पड़ी हुई है। भारत सरकार ने उन गांवों के रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा नहीं दिया है अभी तक, और न प्रदेश सरकार ने उसमें कोई आगे कार्रवाई की, भाई इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जो आपदा के जद में जो गांव आ रखे हैं। मेरा अपना मानना है कि हम एक दूसरे को राजनीतिक आरोप न लगाकर कोई ठोस चर्चा उसमें करें कि भाई इसका समाधान कैसे निकल सकता है। और ये उत्तराखंड है, आप देख रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि एक से एक होशियार लोग हैं यहाँ, एक से एक बड़ी से बड़ी बातें यहाँ हो जाती हैं। कई आपदा निश्चित रूप से आ रही हैं, कहीं रुकने की बात नहीं हो रही है, रुकेंगी भी नहीं, आप रोक भी नहीं सकते हो। लेकिन मैंने एक शब्द कहा कि अगर हम ऑल वेदर रोड बन रही है, अगर उसका साइंटिफिक तरीके से कटान होता और जो उसका मलबा था, जो डंपिंग जोन बनाए गए थे, सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, एस्टिमेट में प्रोविज़न कर दिया, अगर हम सही तरीके से उस मलबे का डिस्पोजल करते तो शायद हो सकता है कि जो आज डेंजर जोन बने हैं वो न बनते। उनकी कटिंग अगर ठीक होती तो उसको थोड़ा सा जो स्लाइड अब जो स्लाइड आ रहा है वो शायद रुक सकता था। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरफ ध्यान दे के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो लोग काम कर रहे थे या करवा रहे थे, जो कंपनियां काम कर रही थी, उन पे भी जिम्मेदारी बनती है। ये किसी व्यक्तिगत, ये आपने सही बात कही कि किसी राजनेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो टेक्निक्रेट नहीं है, वो तकनीकी मामलों के इतने बड़े जानकार नहीं होते हैं कि भाई उनका काम केवल नीति बनाना है और ब्यूरोक्रेसी का काम उसकी नीति को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कुछ चीज़ों को हम रोक सकते हैं, उसमें राजनेता भी जिम्मेदार हैं, उसमें टेक्नोक्रेट भी जिम्मेदार है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार है, वो सब जिम्मेदार हैं। हमें एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मैं समझता हूँ ऐसी डिबेट में, ये हमारे आरोप लगाने के लिए और डिबेट भी होती है। ये बड़ी गंभीर चर्चा आपने की, मैंने पहले ही आपका आभार व्यक्त किया। इस समय पूरा प्रदेश आपदा का दंश झेल रहा है। 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान इस प्रदेश का हुआ है। जगह जगह पर सड़कें बंद पड़ी हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, राशन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, कई दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हमको विचार करना पड़ेगा, और ये राजनीतिक आरोप हम लगाते रहेंगे। तो चलिए हनी पाठक जी से मैं ले लेता हूँ, इसका पूरा आखिर समाधान क्या है? हनी जी बैठे हैं, बड़े होशियार व्यक्ति हैं, मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये इसमें भी सवाल खड़े कर देंगे, मेरी शुभकामनाएं बहुत आगे जाएंगी। बहुत अच्छे सवाल उन्होंने खड़े किए, और इनसे हमको सबक लेना चाहिए राजनेताओं को। हम जितने बिल्कुल जोशी जी, हम लोग, क्योंकि समय समाप्त में हनी पाठक से जवाब ले लेता हूं। जोशी जी, विभिन्न राजमार्ग का चौड़ीकरण, सदरीकरण और मरम्मत का काम अब संपन्न होगा। और दूसरा जो आप बार बार इंक्रोचमेंट कह रहे हैं ना, इंक्रोचमेंट पे ना, जब इंक्रोचमेंट तोड़ाई जाती है ना, तो सबसे पहले यही विपक्ष के लोग खड़े होते हैं। जब घंटा घर वगैरह में मेयर गामा जी खड़े होकर इंक्रोचमेंट तोड़वा रहे थे, प्रेम नगर में जब इंक्रोचमेंट टूट रहा था, तो यही विपक्षी दल उनका साथ देकर बाहर खड़ा हो गया था और कह रहा था ये इंक्रोचमेंट न तोड़ाओ। मैं एक साइंटिफिक छोटी सी बात आपसे कहती हूँ, बहुत कम समय में, जब हम लोग अपने घर में टाइल लगाते हैं और उस पर पानी फेंक देते हैं ना, तो वो पानी अगर पंखा न चलाओ तो रात भर पूरा पड़ा रहेगा लेकिन सूखेगा नहीं। वैसे ही जो हर जगह टाइल लगाने के बाद इंक्रोचमेंट ना तोड़ने के कारण साइड में अगर मट्टी नहीं होगी ना, तो वो पानी कभी नहीं सूखेगा और वो लोगों के घर में ही जाएगा। और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। इस चीज को समझने की सभी विपक्षी दल कोशिश करें कि दोबारा जब इंक्रोचमेंट टूटने के लिए होने आए तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंक्रोचमेंट को टूटने दें, क्योंकि कच्ची सड़क, कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और पक्की सड़क कभी भी पानी को नहीं सोखती है। तो साइंटिफिकली तरीके से कृपया करके जब सड़क पर इंक्रोचमेंट उठवाया जाए
तो आगे ना आए विपक्ष के साथ, यही सारे के सारे व्यापार संघ के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। बोर्ड कहाँ, सड़क तक लगवा दिया जाता है, लेकिन इंक्रोचमेंट मत टुटवाओ, क्योंकि हमें सड़क पे ही रखना है अपना बोर्ड और सड़क पे ही कार्य करना है। लेकिन ये विपक्षी दल, आम आदमी पार्टी के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, खड़े हो जाते हैं, यूकेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब के सब खड़े हो जाते हैं और बार बार ये रविंद्र आनंद भाई साहब ये चीजें बोल रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम लोगों के साथ संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के दंगे में जब बेरहमी से दिलबर सिंह नेगी जी की हत्या हुई थी, तो क्या केजरीवाल जी ने, ताहिर हुसैन ने खुद कबूला था दिल्ली दंगा कराने का सच? अभी केजरीवाल जी आए, क्या रक्षाबंधन का पर्व आ रहा था, उनके घर गए? नहीं गए, क्योंकि सहानुभूति नहीं है, दिखावा है। ये दिखावा कृपया करके बंद करिए और उत्तराखंड की जनता इस दिखावे से बरगलाने वाली नहीं है, आपके इस दिखावे के बहकावे में नहीं आने वाली है। दोबारा हमारी ही सत्ता बीजेपी में आएगी, क्योंकि जनता की पार्टी है। जी धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उत्तराखंड में आपदा का दंश हमें झेलना पड़ता है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो सड़क पुल पुस्ते ढह रहे हैं वो हमारे सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हैं। उत्तराखंड में खनन की प्रक्रिया रुकती नहीं है। खनन मालोमाल होने का सबसे बड़ा साधन है। सत्ता किसी की भी हो, खनन का काम उत्तराखंड की आर्थिक ही नहीं और कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अवैध बस्तियां खड़ी हो रही है और राजनीतिक दल इनमें वोट तलाशते हैं। शहर कस्बों के बेहतर सिस्टम के लिए प्लानिंग नहीं होती, काम की गुणवत्ता पर भी सवाल लगातार खड़े रहते हैं, लिहाजा सारे काम मनमाने होने लगते हैं और इस पूरी प्रवृत्तियाँ जितनी भी तरीके के ये कार्य हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे तंत्र को अपने में जकड़ लेता है और बहुत सारे सवाल छोड़ देता है। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।